हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके साथ पार्ट 18 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आएंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पहले टॉपिक को। टॉपिक कहता है गैस लीक एट विजैक। तो जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, स्टायरीन गैस जो कि लीक हुई विशाखापट्टनम बेस्ड एक एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री से, और इसकी वजह से बहुत सारी मल्टीपल डेथ हुई, बहुत सारी मौतें हो गई। और इसी के साथ ये जो हमारा इशू है ना इंडस्ट्रियल डिजास्टर का हमारे देश के अंदर, ये फिर से एक बार सामने आ गया। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये जो गैस लीक हुई है इसके बारे में बताइए, स्टायरीन गैस क्या है ये। देखिए, स्टायरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको पॉलीमर प्लास्टिक या रेजिन को बनाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, और इसको मैन्युफैक्चर करा जाता है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में। अगर हम एक्चुअली देखें तो ये कलरलेस लिक्विड है, गैस नहीं है, ये कलरलेस लिक्विड है। और अगर हम बात करें इंडिया के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल रूल्स 1989 के हिसाब से, तो जो स्टायरीन है इसको एक हजार्डियस और टॉक्सिक केमिकल के तौर पे क्लासिफाई करा गया है उसके अंदर। समझे? ये अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रोपेंसिटी होती है ऑटो पॉलीमेरेशन की। मतलब इसका ये है कि ये इट ट्राइज टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू मेक लॉन्ग चेन, स्पेशली एट टेम्परेचर ओवर 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है तो ये आपस में खुद में ही कंबाइन होने लगती है ताकि एक लंबी और एक लॉन्ग चेन बना ले। तो प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट निकल रही है, और प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक है, और ये बन सकता है अनकंट्रोलेबल हो सकता है क्योंकि हीट निकल रही है इसमें से। समझ रहे हैं? तो इन सारे रीजंस की वजह से स्टायरीन जो है हमेशा काफ़ी ठंडी जगह पे, काफ़ी लो टेम्परेचर में रखी जाती है, करीब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में ही रखी जाती है। तो हमने बात करी आपको। तो अब इस गैस के साथ में क्या खतरे आते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। तो कार्सिनोजेनिक का मतलब जानते हैं? कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि ये सब्सटेंस कैंसर भी कर सकता है ह्यूमन के अंदर। तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है हवा के अंदर, तो ये म्यूटेट हो जाती है स्टायरीन डाइऑक्साइड में, और एक बार ये स्टायरीन डाइऑक्साइड बन गई तो ये ज़्यादा लीथल बन जाएगी, मतलब ये ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जान ले ले। तीसरी बात, अक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर अगर आपका स्टायरीन में हो जाए ह्यूमंस का, तो इससे म्यूकस मेम्ब्रेन और आई इरिटेशन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके साथ में। और चौथा खतरा होता है क्रॉनिक, मतलब अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आपका रहता है तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, जिसकी वजह से हेडेक, फैटीग हो सकता है। अगर अमाउंट स्टायरीन गैस का 800 ppm से ज़्यादा है तो बंदा जो है वो अगर इसके अंदर है तो ये कोमा में भी जा सकता है। तो समझ रहे हैं, काफ़ी खतरनाक गैस है, छोटी मोटी नहीं है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे हम कुछ बातें जो लीगल प्रोविजंस रिलेटेड हैं इस इंडस्ट्रियल डिजास्टर को लेके हमारे देश के अंदर। तो पहले देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986 के बारे में। तो ये कहते हैं कि भाई ये डिस्चार्ज और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, सोर्स स्टैंडर्ड को पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, साथ में प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, एम्बिएंट एयर और वाटर स्टैंडर्ड के लिए, ताकि जो भी लाइफ की क्वालिटी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होता रहे। दूसरे आते हैं हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989।
तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्री को यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हजार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है और कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो ये आगे चीज़ें ना हो, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स उठाती है, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करती है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। फिर बात आती है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल रूल 1989, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। तो इंपोर्टर को यहाँ पे पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट सेफ्टी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मतलब देनी होगी, और साथ में इंपोर्टेड केमिकल्स को भी जो है मस्ट ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेड केमिकल्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, और जो रूल्स दिए गए हैं उस हिसाब से ही इंपोर्टेड केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा। फिर बात आती है केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है कि सेंटर को यहाँ पे बनाना पड़ता है एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप, और ये ग्रुप मैनेज करता है केमिकल एक्सीडेंट को। उसके साथ क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म, जिसे हम लोग क्राइसिस अलर्ट सिस्टम कहते हैं, इसे बनाया जाता है। हर एक स्टेट को यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है क्राइसिस ग्रुप को, और इसके काम के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिर बात आती है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 के बारे में। तो देखो इसमें क्या है, एक्सटेंडेड रिस्क स्कोप, मतलब 1987 का जो अमेंडमेंट एक्ट है ये एक्सटेंड करता है ये कि क्या स्कोप है रिस्क का हजार्डियस इंडस्ट्रीज से। अब जो बहुत ही नैरो डिफाइंड स्कोप जिसमें सिर्फ वर्कर्स या प्रीमाइसेस आते हैं फैक्ट्री के, अब इसको ये जनरल पब्लिक तक भी एक्सटेंड करता है ना, ये कहाँ तक फैक्ट्री का खतरा पहुंच सकता है। उसके साथ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के बारे में बात करें तो इसमें कोई नो फॉल्ट लायबिलिटी लगाता है ओनर के ऊपर हजार्डियस सब्सटेंस की, और साथ में यहाँ पे और ओनर को कहता है कि आप कंपनसेट करिएगा विक्टिम्स को, मतलब जो ओनर होगा ऐसे हजार्डियस सब्सटेंस का वो पैसा देगा विक्टिम्स को अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी उसके नेगलेक्ट या डिफॉल्ट की वजह से। तो इसके लिए ओनर को जो है वो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी कवर करती हो है ना इस लायबिलिटी को, ये एक्सीडेंट से ये कुछ पहले से करवा के रखनी पड़ती होंगी। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। तो देखिए इसको तो बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के 2010 में, और एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता था प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो यहाँ पे लायबिल होगी इवन इफ इट हैड डन एवरीथिंग इन इट्स पावर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, मतलब अगर उसने सारी कोशिश कंपनी ने करी है ये एक्सीडेंट ना हो तब भी यहाँ पे कंपनी लायबिल होगी। समझे? तो ये कुछ हमने बात करी इसके बारे में। उसके बाद है यहाँ पे एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन केमिकल डिजास्टर इंडस्ट्रियल 2007 के बारे में समझते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें फटाफट से एक पार्टिसिपेटरी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हर एक लेवल पे होनी चाहिए ताकि केमिकल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस बिल्कुल तैयार रहे। तो पूरी गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस को प्रिपेयर करा जाता है इस तरीके से कि मिनिस्ट्रीज़ को डायरेक्शन दिया जाए, डिपार्टमेंट को क्या, स्टेट के अथॉरिटी क्या डायरेक्शन दिया जाए, है ना, कि आप सारा का सारा प्रिपेयर करिए प्रॉपर डिटेल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपने अपनी जगह पे। उसके साथ ये गाइडलाइन अपने 7 चैप्टर्स के थ्रू जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका एग्जिस्टिंग गैप आते हैं मैनेजमेंट के केमिकल एक्सीडेंट के, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रिपेयर्डनेस, ट्रांसपोर्टेशन, हजार्डियस केमिकल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन है हजार्डियस केमिकल्स वगैरह का सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ये कुछ बात हमने करी इसके बारे में। अब थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मामला ये है कि जो इस पहला आता है रिलेटेड न्यूज़ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी। क्या है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्या है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी? देखिए एट फर्स्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसने इन्वोक करा प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का टू इम्पोज फाइन ऑन एलजी पॉलीमर इंडिया फॉर विजाक गैस लीक which was being termed to be in contravention of the principle of absolute liability। तो मतलब समझे ये है कि सबसे पहले क्या हुआ कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का लगाया ताकि फाइन लगाया जाए इस एलजी पॉलीमर इंडिया के ऊपर जो ये विजाक गैस लीक हुआ है उसके लिए।
अब ये कॉन्ट्रवेंशन में आ गया प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के। खैर एनजीटी ने बाद में कहा कि जो एलजी पॉलीमर इंडिया है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी है अपने लॉस ऑफ लाइफ के लिए, जो इस गैस की लीक की वजह से हुआ है अब उसकी फैक्ट्री में विशाखापट्टनम में। तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को जानना। देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट लायबिलिटी को समझते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर आया जब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस हुआ था, जिसे हम लोग बहुत ही फेमसली ओलियम गैस लीक केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओलियम। ठीक है। अब इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से एज डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो इंटरप्राइज होगा जो वो करता होगा एब्सोल्यूट या नॉन डेलीगेबल ड्यूटी to the community to ensure that no harm result to anyone on account of hazardous or inherently dangerous nature of the activity which it has undertaken। मतलब पूरी तरह से एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो यहाँ पे उस इंटरप्राइज की होगी जो ऐसा काम कर रहा होगा, वो जिम्मेदारी लेगा कि हम यहाँ पे जो है कोई भी हार्म किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से कोई डेंजर नहीं पहुंचेगा जो भी हम काम कर रहे हैं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और दूसरा हो गया रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसमें क्या है कि टिल द एमसी मेहता केस इंडिया ऑल्सो फॉलोड द कॉन्सेप्ट। मतलब एमसी मेहता केस जब तक आया था मतलब 1986 में, उसके पहले तक इंडिया ने फॉलो करा था कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के अंदर एक पार्टी लायबल नहीं होती है और ना ही कोई कंपनसेशन देती है अगर कोई हजार्डियस सब्सटेंस मान लीजिए इसकी प्रीमाइसेस से निकल जाए बाय एक्सीडेंट, मतलब गलती से अगर हो गया, एक्ट ऑफ गॉड जिसे नहीं कहते हैं, है ना। अगर कोई ऐसे कोई अलग सर्कमस्टेंसेस में अपने आप निकल गई, लीक हो गई, तो इसके लिए वो बंदा पैसे नहीं देगा, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, लायबल नहीं होगा ये। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी समझ गए और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ गए। बहुत ही ईजी दोनों कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए बात यह है कि रिसेंटली इंडिया का जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने अनाउंस करा है कि लॉन्च करेंगे एक डायनामिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम क्या है? अगर इतनी अच्छी बात है तो देखिए आपको बताती हूँ मैं ये क्या है। तो देखिए भाई बात ये है कि ये यूज़ करेगा मीटियोलॉजिकल डेटा को, उसके साथ ये एक जियो स्पेशियल और पॉपुलेशन डेटा का भी यूज़ करेगा ताकि ये एक्सेस पा सके कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा साइक्लोन का एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर साइक्लोन आ जाता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, नए सिस्टम के पार्ट के तौर पे लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक टेलर्ड वार्निंग लगाई जाएंगी जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को ध्यान में रखी जाएंगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटलमेंट, लैंड यूज़ और कोई दूसरे एलिमेंट भी बनाए जाएंगे और यहाँ पे दिए जाएंगे। एम ये है कि जो भी डैमेज हो जाता है, जो भी इकोनॉमिक लॉस होता है ना प्रॉपर्टी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसे यहाँ पे कम कर सकें। और साथ में सारे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज यहाँ पे एक अच्छा इंटेंसिव यूज़ करेंगी अपने जो कार्टोग्राफिक, जियोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल डेटा का जो भी उनको अवेलेबल होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन सब का प्रॉपर यूज़ करेंगे। साथ में इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है, उसके साथ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है ये इसके लिए। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए साइक्लोन वार्निंग्स इंडिया के अंदर क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अभी की अगर हम बात करें बच्चों, तो साइक्लोन वार्निंग को प्रोवाइड करा जाता है फ्रॉम द एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स एट कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई और साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो कि आपका भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद में। तो ऐसा कुछ है, एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स और दूसरे क्या है, साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। अब इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, ये नोडल एजेंसी है साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज को या कम्युनिकेट करने को साइक्लोन वार्निंग के टाइम पे।
और ये जो है फ्रॉम IMD टू कम्युनिटीज एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स इन अफेक्टेड एरियाज, मतलब इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, यही यहाँ पे कम्युनिकेट करता है आपका इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ में, जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं के होते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ में प्रॉपर ये करता है। अब देखिए वार्निंग्स इशू करी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट को कुछ 4 स्टेजेस में। पहले स्टेज होती है प्री साइक्लोन वॉच, ये 72 आवर्स एडवांस में दी जाती है। इसमें अर्ली वार्निंग होती है डेवलपमेंट को लेके, साइक्लोन के डिस्टर्बेंस की, लग रहा है साइक्लोन हल्का सा डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, लगता है आना चाहे कहीं। फिर साइक्लोन अलर्ट सेकेंड वार्निंग होती है, ये एटलीस्ट 48 आवर्स पहले दी जाती है एडवांस में। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लोकेशन और क्या इंटेंसिटी है स्टॉर्म की, किस हिसाब से हवा चल रही है। तीसरी आती है साइक्लोन की वार्निंग, ये 24 आवर्स पहले दी जाती है एडवांस में, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कुछ अजीब सी वेदर हो रही है कोस्टल एरिया की, तो मतलब साइक्लोन आने वाला है। फिर आता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, तो इसमें क्या है, ये 12 घंटे पहले एडवांस में दी जाती है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लैंडफॉल के। तो ये कुछ होता है, इस तरीके से चलता है मामला स्टेट के अंदर। अब बात आती है कि ये आखिरकार इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग क्या है। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग क्या है, देखिए ये यहाँ पे क्या करेगी, जो भी जो है यहाँ पे कदम उठाने हैं, रिस्पॉन्स करना है वेदर या क्लाइमेट क्राइसिस को लेके, ये इसके लिए काफ़ी मदद करेगी। साथ में इंफॉर्मेशन भी देगी, लेवल ऑफ रिस्क अ हज़ार्ड पजेस टू अ स्पेसिफिक एरिया, इस बारे में बताइए कि ये जो खतरा आ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को कितना जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। साथ में इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग जो है, ये जो भी इम्पैक्ट हैं फोरकास्टेड क्लाइमेट के या वेदर फिनोमिना के, या जो भी फोरकास्ट पहले किया गया है उसको यहाँ पे एक्सेस करेगी, देखेगी, और उस हिसाब से अपनी वार्निंग वगैरह बेस करेगी ऑन द लेवल क्या है और सीवियरिटी क्या होगी उन सारे इम्पैक्ट की एक पर्टिकुलर लोकेशन में फॉर द टारगेट यूजर ग्रुप्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्या लोकेशन में इफेक्ट पड़ेगा उस हिसाब से वार्निंग्स को भी बनाएगी। उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी देती है ना, जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है डिज़ास्टर से पहले काम करने के लिए, तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है ताकि सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट वेदर और क्लाइमेट हैजार्ड की कम रहे। अब बात आती है कि नॉर्मल फोरकास्ट से क्यों अलग है ये IBF, है ना, ये इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग की इतनी इज्जत काहे हो रही है, ये नॉर्मल फोरकास्टिंग से क्यों अलग है। तो सबसे पहले समझिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन जानते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी 3 और विंड स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर की, ये माना जाता है कि अगले 48 घंटों में आ जाएगा। और जो IBF फॉर इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ पब्लिक की बात करें, तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसकी कैटेगरी 3 है, देखिए फोरकास्ट समझ गए, फोरकास्ट तो ऐसे कर दिया। अगर हम IBF की बात करें तो ये बताएगा कि साइक्लोन कैटेगरी 3 का है, विंड स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और ये माना जा रहा है कि लैंडफॉल करेगा अगले 12 घंटों में इन या फिर X और Y जो भी रीजन है, जो भी बता रहे हैं उस रीजन के अंदर ये करेगा लैंडफॉल। और हो सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे ब्रिजेस को ब्लॉक जो है बर्बाद कर दे, या ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दे, है ना, फ्रॉम रीजन X to Y जहाँ पे ये साइक्लोन आ रहा है। तो ये सारी बातें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फोरकास्ट और IBF के बारे में। अब कुछ जो ये मेन है इसके बारे में सुन लेते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखिए इसको जो है इस्टेब्लिश करा गया था बच्चों 1875 में, और ये एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है हमारे देश के अंदर, और साथ में प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी भी है, जो सारे ही मैटर होते हैं ना मेट्रोलॉजी से रिलेटेड या अलीड सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारा का सारा यही देखती है। फंक्शंस क्या है, काम क्या करती है, देखिए पहला काम तो ये करती है कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, करंट और फोरकास्ट मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देना, है ना, एकदम ऑप्टिमम ऑपरेशन वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज़ कैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन जो होता है, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोर जो करते हैं, और वगैरह वगैरह, इन सब में क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ ये कि ये वार्न करे अगेंस्ट सीवियर वेदर फिनोमिना, जैसे अब मान लो साइक्लोन आने वाला है, नॉर्थ
वेस्टर्स हो गए, डस्ट स्टॉर्म हो गए, हैवी रेन हो गई, स्नो कोल्ड हो गई, हीट वेव्स वगैरह हो गई, कुछ भी आना है तो उसके लिए पहले से ही वार्न कर दें, है ना। चाहे वो जो जो भी लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करती हैं उन सब के बारे में है, तो आप पहले से ही यहाँ पे तब एकदम तैयार रहो और वार्न कर दो। और आखिरी में मीटियोलॉजिकल स्टैटिक्स, जो भी एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ऑयल एक्सप्लोरेशन और अदर नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पे आप जो है इसका काम है। और साथ में ये कंडक्ट और प्रमोट भी करता है रिसर्च, मीटियोलॉजी और एलीट डिसिप्लिन्स में। तो ये कुछ बात करी हमने इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इनफ्लोज मुंबई। क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के साथ मिलकर डेवलप कराई इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई कॉल्ड इनफ्लो मुंबई। ठीक है, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है और मुंबई के लिए है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, इनफ्लो मुंबई। तो अब कुछ बातें यहाँ पे इनफ्लो मुंबई के बारे में समझते हैं, ये क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इनफ्लो मुंबई ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है मुंबई के लिए, ताकि जो मुंबई है ना वो यहाँ पे अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि इतना जो वहाँ फ्लड आ जाता है, इतना भयानक तरीके से आ जाता है, तो ये रुके और यहाँ पे एस्टिमेटेड इनंडेशन मतलब 3 दिनों का हो एडवांस में, इमीडिएट वेदर अपडेट भी इनको मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा सोच संभाल के चलेंगे। अब देखिए ये अर्ली वार्निंग दे देगा फ्लडिंग के लिए, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल इवेंट्स होते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, जिसमें आपका अलर्ट्स, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन की, टाइड लेवल क्या होगा, स्टॉर्म सर्च वगैरह, लो लाइंग एरियाज़ की, सब कुछ यहाँ पे है ना, सारा का सारा क्या अफेक्टेड होगा क्या नहीं होगा सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी पहले से ही। और एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पे बनाया जाएगा जिसमें 7 मॉड्यूल्स होंगे। इसमें पहला होगा जो होगा वो होगा डेटा एसिमिलेशन, दूसरा होगा फ्लड, तीसरा होगा इनंडेशन, चौथा होगा वल्नरेबिलिटी, पांचवा होगा रिस्क, छठा होगा डिसेमिनेशन मॉड्यूल, सातवां होगा जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो 7 जो है मॉड्यूल्स पे बेस्ड होगा। और सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक वेदर मॉड्यूल जो है वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होगा। ये कहाँ से होगा, ये क्या होगा, वेदर मॉड्यूल। दूसरा होगा फील्ड डेटा। इसमें क्या है, ये रेन गॉज नेटवर्क्स के स्टेशन होते हैं ना, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, उसके साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई एंड आईएमडी बनाएंगे, तो ये यहाँ से फील्ड डेटा निकालेगा रेन गॉज के थ्रू। और मुंबई ऐसी दूसरी सिटी बन जाएगा चेन्नई के बाद, पहले चेन्नई थी, दूसरी मुंबई है जो सिस्टम पाएगी। और सेम तरह के सिस्टम जो है वो डेवलप करे जा रहे हैं बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भी। तो देखिए ये सारे सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडियन सिटीज़ जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह जो है, इनमें अर्बन फ्लडिंग बहुत हो जाती है विद इंक्रीज पीरियोडिसिटी। तो आप देखते हैं हर बार बाढ़ आती है मुंबई के अंदर, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बात आई, अभी मैंने शब्द ले लिया अर्बन फ्लडिंग, अब ये क्या है समझो। देखो अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो ये एक, तो अर्बन फ्लडिंग में क्या है, ये देखिए जो है ना, इनंडेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो बाढ़ वगैरह आती है या मतलब जो बर्बादी होती है। तो यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग जो है, ये इनंडेशन है प्रॉपर्टी का इन अ बिल्ड इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली जो बहुत सारे जो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज है वहाँ पे जो वहाँ पे बहुत इंटेंस रेनफॉल की वजह से होता है, क्योंकि भाई इनपरमेबल सर्फेसिस पे, इनपरमेबल का मतलब होता है ज़मीन पे रेनफॉल हुआ और ये पानी अंदर नहीं गया, ठीक है, तो ये इम्परमेबल हो गया ना, तो बहने की वजह से बहुत तेज़ हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। और इसकी वजह से क्या होती है कि जो कैपेसिटी है भाई ड्रेनेज सिस्टम की, ये थोड़ा सा यहाँ पे भाई ये गफलत में पड़ जाता है मामला इसमें। तो ये होती है अर्बन फ्लडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रूरल फ्लडिंग के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है इसकी वजह से डेवलप्ड कैचमेंट यहाँ पे लीड करते हैं, जो फ्लड पीक को बढ़ा देता है फ्रॉम 1.8 से अगर हम कहें या 8 टाइम ज़्यादा, और फ्लड वॉल्यूम को भी 6 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और कॉन्सिक्वेंटली फ्लडिंग बहुत तेज़ होने लगती है, बाढ़ बहुत तेज़ आने लगती है, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लो चल रहा होता है, कभी कभी मिनट्स में ही काम हो जाता है, ये वजह है। और अर्बन फ्लडिंग जो है अगर हम देखें तो
इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि पहला डैमेज टू, मतलब डैमेज कर देगी, नॉर्मल बात है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और पावर में जो है रुकावटें आने लगेंगी। दूसरा, भाई ज़िंदगी तो जाएंगी, मौतें होंगी, प्रॉपर्टी को डैमेज होगा। तीसरा रिस्क होता है एपिडेमिक का, क्यों? क्योंकि वाटर बॉर्न या वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो इसके से हो सकता है कोई बीमारी आ जाए। चौथा आता है डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब डिटेरियोरेशन ऑफ, डिटोरिएट हो जाएगी ना, पानी की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस होता है, क्यों भाई? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुकेगी, सप्लाई चेन वगैरह रुकेगी, तो इकोनॉमी में भी लॉस होगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन लो लाइंग एरियाज, तो ये भी है। और एक्सीडेंट्स और फायर्स वगैरह हो सकते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो ये कुछ इसकी है दिक्कतें। अब उसके साथ देखिए यहाँ पे फैक्टर्स जो कि अर्बन फ्लडिंग करवाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें एक हैवी रेनफॉल होता है। अगर हम यहाँ पे मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हैवी रेनफॉल, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, स्मॉल स्केल स्टॉर्म्स, क्लाउड बस्ट, बादल फट गया मतलब ग्लेशियर लेक बस्ट हो गई। अब अगर हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर आता है सिंक्रोनाइजेशन रन ऑफ का, बहुत सारे अलग अलग पार्ट ऑफ वाटर शेड, मतलब अलग अलग पानी आ रहा है और सारा सारा मिल गया तो आ जाएगी। हाई टाइड इम्पीडिंग ड्रेनेज है, प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ इम्परमेबल कवर, अब यहाँ पे ये पानी अंदर नहीं जा पा रहा है तो बाढ़ तो बन नहीं जाएगा। उसके साथ लो नेचुरल सरफेस इन्फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब अपने आप से ही नीचे नहीं जा रहा है पानी। और एब्सेंस है ओवर बैंक फ्लो का, मतलब चैनल नेटवर्क बढ़िया नहीं है, तभी तो यहाँ पे जो है वो बाढ़ हो जाती है। उसके साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लैंड यूज चेंजेस, एग्जाम्पल सरफेस सीलिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि रन ऑफ और सेडिमेंटेशन और बढ़ता है ना। अब ये पेड़ पकड़ रखे था इस सॉइल को, अब यहाँ पे तुमने पेड़ काट दिया तो यहाँ से जो पानी होता है वो आएगा, वो सॉइल को लेके बह जाएगा ना, तो वो ह्यूमन फैक्टर है, लैंड यूज चेंजेस। दूसरा है इंक्रोचमेंट, जो फ्लड पेन का कर रहे हैं, इसी वजह से फ्लोज वगैरह काफ़ी रुक रहे हैं। तीसरा यहाँ पे है एफिशिएंसी और नॉन मेंटेनेंस, जो हमारा फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, मैनेजमेंट भी बढ़िया नहीं है। साथ में क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी जो होती है प्रेसिपिटेशन की, फ्लड्स की, ये भी चेंज कर देगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से जानते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, तो अगर बाढ़ आ रही तो भयानक ही आने लगेगी, सूखा पड़ रहा है तो सूखा ही पड़ता जाएगा। उसके साथ चेंजिंग अर्बन माइक्रो क्लाइमेट, अब क्या है कि भाई थोड़ा बदलाव भी आ रहा है क्लाइमेट के अंदर, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से, इसकी वजह से भी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से बारिश होती है। अब सडन रिलीज जो वाटर का होता है डैम से, जो रोटेट होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं अप स्ट्रीम्स ऑफ सिटीज़ या टाउन से, तो इसकी वजह से भी होता है। और आखिरी में इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल, जो सॉलिड वेस्ट का हुआ चला जा रहा है ना, इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जा रहे हैं। नाली में कूड़ा डाल दो तो नाली ब्लॉक हो जाएगी, तो पानी कहाँ जाएगा? सड़क से बहता हुआ। तो ये कुछ बातें हैं और ये कुछ वजह। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है फ्लैश ड्रॉट्स। तो क्या है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या है ये न्यूज़, समझते हैं न्यूज़ क्या है, कहाँ से आते हैं मत समझ लीजिएगा, ड्रॉट की बात हो रही है। तो भाई फ्लैश ड्रॉट, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंट स्टडी में पाया गया कि करीब 39 फ्लैश ड्रॉट हुए 1951 से 2018 के बीच में, और पाया गया कि 82% जो है वो हुए हैं मॉनसून के सीज़न में ही। अब सोचो जरा, ये तो वही वाली बात है कि आसपास है पूरी ऑक्सीजन और बंदे को अस्थमा है, मतलब सीधी बात कि ड्रॉट आ रहा है मॉनसून के सीज़न में, ये समझिए। अब क्या होते हैं फ्लैश ड्रॉट, ये समझते हैं। देखो, कन्वेंशनल ड्रॉट के विपरीत देखिए धीमे धीमे फैलेगा, जो पहले है धीमे 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 सूखा पड़ता है। फ्लैश ड्रॉट फ्लैश में आ रहा है ना तुरंत, इसलिए रैपिड वन स्टैंड इंटेंसिफिकेशन है हाई इवेपोरेशन रेट की वजह से, है ना। हाई टेम्परेचर, एकदम से मान लो पानी है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा, एकदम से इवेपोरेशन हो गया, है ना, एकदम से इवेपोरेशन हो गया, या एकदम से विंड्स या हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन, किसी वजह से इवेपोरेशन हो गया भयानक, और ये पड़ गया सूखा, तो पड़ गया सूखा मतलब ड्रॉट आ गया। तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो, एक एग्रीकल्चर ड्रॉट भी होता है। तो एग्रीकल्चर ड्रॉट जो है वो, इनको यहाँ एग्रीकल्चर ड्रॉट से क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि इनका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है सॉइल मॉइस्चर और क्रॉप के स्ट्रेस से। अब सॉइल के मॉइस्चर छीन लिया इन्होंने टेम्परेचर या बढ़ने की वजह से, है ना, तो उससे क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर छिन गया, और या क्रॉप जो है यहाँ पे अगर हम कहें तो क्रॉप खराब हो गया, समझ रहे हो। तो ये इनका ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्रॉप पे स्ट्रेस पड़ रहा है, अब कह लो जो भी, ठीक है।
उसके साथ दूसरा फ्लैश ड्रॉट जो है वो ड्रिवन है बाय लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन की कमी होती है। और इसी वजह से फ्लैश ड्रॉट आते हैं। या आप कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर आ गया, हीट वेव बहुत ज़्यादा आ गई, तो हीट वेव फ्लैश ड्रॉट कहलाएगा। समझे? मतलब अगर प्रेसिपिटेशन की वजह से उसमें कमी है तो प्रेसिपिटेशन डेफिशिट फ्लैश ड्रॉट कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है तो हीट वेव फ्लैश ड्रॉट कहलाएगा। उसके बाद कुछ 4 रीजन्स, यहाँ पे 4 रीजन्स देखिए कौन कौन से हैं। सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट, एक है नॉर्थ ईस्ट, फिर है नॉर्थ वेस्ट और फिर है वेस्ट सेंट्रल। ये सारे 4 रीजन जो हैं ये कोर मॉनसून जोन के अंदर आते हैं और इनमें ज़्यादातर फ्लैश ड्रॉट यहाँ देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न प्राइमरी है मॉनसून ब्रेक्स, जो बीच बीच में मॉनसून ब्रेक होके आने लगा है। भाई सब क्लाइमेट चेंज का ही गेम है। अब देखो टेम्परेचर एयर का बढ़ जाता है, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन की कमी हो जाती है, तो एक साथ मिलके क्या होता है ना, ये जो बीच में ब्रेक हुआ ना, इसकी वजह से दोनों चीज़ें एक बढ़ गया एक घट गई और इससे फटाफट से जो है सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और फ्लैश ड्रॉट आ जाता है। ठीक है, सब सूख जाता है तुरंत सॉइल का मॉइस्चर। और यहाँ पे अगर हम बात करें पेनिनसुलर रीजन और हिमालयन रीजन की, तो इनमें फ्लैश ड्रॉट नॉन मॉनसून सीजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? पेनिनसुलर रीजन में और हिमालयन रीजन में। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से होता है, वो इस वजह से यहाँ पे जो है वो नॉन मॉनसून सीजन में ड्रॉट देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पे? पेनिनसुलर रीजन में और हिमालयन रीजन में। उसके बाद इम्पैक्ट क्या है फ्लैश ड्रॉट का? देखो इससे यहाँ पे राइस की जो पैदावार है, ईल्ड है, वो कम हो जाती है। मेज मॉनसून सीजन क्रॉप है, उसके साथ इरिगेशन की वाटर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, पानी लाओ पानी लाओ। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर स्टोरेज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें ये दे सकता है। तो ये हमने कुछ बात करी इसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक कहता है ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। ये काफ़ी फेमस रहा था। फॉर्मूला ये देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म इसका ग्लोफ्स, ठीक है, GLOFS। और फुल फॉर्म भी देख लीजिए फिर से एक बार, ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। अब जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए न्यूज़ में रहने की वजह ये कि रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज़ करके रिसर्चर्स जो जर्मनी के थे, इन्होंने यहाँ पे मैप कर दिया एवोल्यूशन ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो 2014 का था लद्दाख के अंदर। तो ये पूरा यहाँ पे रिसर्चर्स जर्मनी के थे, इन्होंने पूरा मैपिंग इसकी कर दी कैसे क्या हुआ था। अब जानेंगे न्यूज़ के बारे में कुछ और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक रिपोर्ट जो है रिसर्चर्स के द्वारा लाई गई, उसमें दिखाया कि जो वजह होती है इस ग्लेशियर लेक वाला जो आउटबर्स्ट फ्लड की, ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड या एवलांचे उस पर गिर गया फच से तुरंत यहाँ पे देखिए और इससे वो फटफटा के बाहर आ गया, लैंडस्लाइड हो गई इससे फटफटा के आ गया। रादर देयर वॉज अ थ्रॉविंग ऑफ द आइस कोर्स इन द मोरेन विच ड्रेन थ्रू द सब सरफेस टनल। तो इनका ये कहना था कि लैंडस्लाइड और एवलांचे की वजह से ये नहीं आया है, जबकि जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ऊपर जो है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनकी जो एकदम से आइस बहते बहते आई है वो भयानक भयानक, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। देखिए मोरेन जानते हैं, मोरेन कोई भी एक्यूमुलेशन है अनकंसोलिडेटेड डेब्रिस का। अगर कहीं पे भी यहाँ पे छोटे 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 जो है वो पत्थर वगैरह इकट्ठा हैं तो उसे हम मोरेन बोलेंगे। कभी कभी इसको ग्लेशियल टिल भी बोलते हैं। मतलब होता क्या है ना, ग्लेशियर की आइस शीट के साथ ये बहते हुए आ जाते हैं। तो अब ये मान लो कि बह रही है, अब उसके नीचे चिपके हुए हैं और उसके साथ ये आते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको ग्लेशियर जो है टिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट के हिसाब से जो बैथीमेट्रिक स्टडीज हैं इनकी ज़रूरत है देखने के लिए लेक वॉल्यूम्स को और उसके डायनेमिक्स को। कौन सी स्टडीज़ की? देखिए बैथीमेट्रिक, ठीक है, इन स्टडीज़ की। तो कुछ बात जान लें यहाँ पे ग्लेशियल लेक्स और ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसके बारे में भी। देखिए ग्लेशियर लेक क्या होती है पहले समझिए, नाम ही जो बता रहा है वही है, जथा नाम है तथा गुण। ग्लेशियर लेक ये आइस डैम्ड, मोरेन डैम्ड और बेडरॉक डैम्ड
लेक होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ लेक्स होती हैं और इन लेक्स को बनाया जाता है कैसे? बाय ट्रैपिंग ऑफ मेल्ट वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर। ये लेक कैसे बनी है कि ग्लेशियर से जो पिघल का पानी आया है उसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया है एक एक डैम स्ट्रक्चर में। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जानते हैं धीमे धीमे पिघल तेजी से रहे हैं और ग्लेशियर लेक्स इसीलिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है अपने साइज में भी और अपने नंबर्स में भी। अब आप पूछेंगे कि मैम ये ग्लेशियर लेक आउसबर्ट फ्लड क्या है, फिर ये बताइए। तो ये इसमें क्या होता है कि जब एकदम से ये लेक बनी हुई है ना, अब एकदम से क्या हो जाए कि जो लेक के अंदर पानी है वो भड़बड़ा के यहाँ पे बहने लग जाए और फ्लडिंग कर दे, समझे? अब वजह जो भी हो, तो ये जो फॉर्मेशन है मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक का या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का कारण है हिमालयन स्टेट्स में हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ है। हमारा लैंडस्लाइड आ गई, एवलांचे आ गए, कुछ भी आ गया तो एकदम से फट के बाहर की तरफ फ्लडिंग करने लगता है, ये है, समझे? तो ये सब कुछ बातें हमने यहाँ पे करी, ये थोड़ा सा देख लीजिए। मोरेन क्या है यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये है लेक, ये है टर्मिनल मोरेन कॉम्प्लेक्स। हमने सब कुछ वहाँ पे जब आपको मैं पढ़ा रही थी अपनी ज्योग्राफी, जो हम पढ़ा रही थी जीसी लियोन की, वहाँ सब समझाया था अच्छे से। ये हो गया ग्लेशियर ऊपर से आने वाला और ये लेटरल मोरेन कहलाएगा, है ना, ये वाला जो ऐसे ऐसे आता है हिस्सा। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट भी देख सकते हैं आप, फैक्टर जिनकी वजह से ये फ्लड्स आते हैं। अब पानी मान लीजिए बहुत बढ़ गया उस लेक के अंदर तो भी आ जाएंगे, अर्थक्वेक की वजह से भी आते हैं। कुछ हमारी भी एक्टिविटीज़ कम थोड़ी है, इतना टूरिज्म करना, डेवलपमेंट, रोड्स वगैरह, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने लगता है, घूम करके आवाज़ जाएगी तो निकलेंगे वहाँ से। या स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग करना है ना, ये जो झूमिंग कल्टीवेशन वगैरह। उसके साथ जो स्लोप मूवमेंट है, फटाक से रैपिड स्लोप मूवमेंट इनटू लेक, ये भी है। ये देखिए यहाँ पे खूब सारे लोग ये हरकत करते हैं। लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन, तो ये वजह है। उसके साथ ब्लैक कार्बन, इससे सरफेस एल्बिडो हट जाता है। एल्बिडो क्या है? एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। अब जानते हैं स्नो में कितना ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्नो पे अगर सनलाइट पड़ी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग की होती है ना, और हीट द सरफेस। और सल्फे ब्लैक कार्बन हो जाएगा यहाँ पे मामला। अब यहाँ पे क्या है कि जो है सरफेस एल्बिडो कम होता है और जो है वो हीट का सरफेस यहाँ पे जो सरफेस है उसे गर्म कर देता है। ये कुछ वजह है। और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Surfires and watch these videos there. And also you can join membership by pressing the join button, and you can also enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.